हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज ये यूनिट सेकंड का दूसरा लेक्चर है। यूनिट सेकंड, और इस यूनिट का नाम जैसा कि आप जानते हैं, भारत पर ब्रिटिश विजय एवं विस्तार। भारत पर ब्रिटिश विजय और विस्तार। और लेक्चर ये 2 है। और आज हम बात करेंगे कि इन्होंने किस तरीक़ा से, अंग्रेज़ों ने विस्तार किया, भारत के अंदर आकर के अपने पैर किस तरीक़ा से इन्होंने पसारे। ठीक है, तो उसके तहत हम बात करेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में अंग्रेज़ों के विस्तार के 2 चरण रहे। ठीक है, विस्तार उन्होंने कितने चरण में किया था? 2 चरणों में उनका जो विस्तार क्रम है वो रहा है। देखेंगे, पहला चरण जो कि 18वीं शताब्दी के दौरान, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, ठीक है, और दूसरा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। तो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध और दूसरा चरण है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध। ओके, तो ये 2 तरीका के उनके चरण रहे हैं। और हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध, यानी कि पहले के समय में वो तटवर्ती क्षेत्र, अगर आप इंडिया के तटवर्ती क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, अगर ये भारत है और इसका जो तटवर्ती क्षेत्र है, इनमें सक्रिय रहे थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि लगभग 1750 के बाद के दशक में वो अंदर की ओर आए। भारत के जो इंटरनल एरिया हैं उनमें भी वो आने लगे थे। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि 1750 के दशक के बाद, यानी कि उसके पूर्व, यानी वे क्या करने लगे थे? दक्षिण पूर्व भारत में भूमि पर युद्ध करना प्रारंभ कर दिए थे। दक्षिण पूर्वी भारत में उन्होंने क्या कर लिया था? दक्षिण पूर्व का मतलब समझते हैं ना आप? दक्षिण पूर्व यानी कि जब आप ये समझते होंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, तो क्या पूछ रहे हो? दक्षिण पूर्व। तो ये वाला जो एरिया है, यानी कि इस एरिया में उन्होंने क्या करना, यानी कि युद्ध करने प्रारंभ कर दिए थे। ये 1750 के दशक के बाद, ठीक है, ये उन्होंने किया था। भूमि पर युद्ध करना प्रारंभ कर दिए थे। आप लिखते हुए चलेंगे जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे। जो नए बच्चे देख रहे हैं वो शुरू से लेक्चर देख करके आए, यूनिट 1 के लेक्चर देख करके आए, और हो सके तो सारी सीरीज देख करके आए जो मैंने बनाई हुई है, एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, उस पूरी सीरीज को देख करके यहाँ तक आए। ठीक है, तभी आपको पूर्णतः लाभ मिलेगा और आप मुझे समझ पाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको एक साथ समझ में आने वाला ये है नहीं। ओके, तो यहाँ से हम देखेंगे। और उन्होंने क्या किया कि उत्तर दक्षिण भारत में जो भूमि पर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया था। इसके पश्चात देखेंगे आप, इसके पश्चात उन्होंने सफल युद्धों का प्रतिफल प्राप्त करना शुरू कर दिया था, यानी कि उनके युद्ध, वो युद्ध जीतने लगे थे। और वो युद्ध कौन कौन से मैं अभी आपको बताऊंगा। ये विशेषतः बंगाल के समृद्ध प्रांत, उन्होंने क्या किया था? बंगाल के जो समृद्ध प्रांत थे उनको कैप्चर करना युद्ध के द्वारा प्रारंभ कर दिया था। ये प्लासी के युद्ध का मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध होता है, किस तरीका से वो बंगाल में, ये मैंने शायद एक प्रीवियस लेक्चर में आपको सिराजुद्दौला का ये पढ़ाया हुआ है कि सिराजुद्दौला को किस प्रकार से एक ब्लैक होल ट्रेजेडी उसके ऊपर थोप दी जाती है ताकि वो अपने युद्ध को सही ठहरा सके, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, बंगाल जैसे समृद्ध राज्य को कैप्चर किया ताकि वहां से उन्हें रेवेन्यू जो प्राप्त होता रहे, और अपनी कठपुतली जो सरकारें हैं वो वहां पे बैठाते रहे ताकि उनको व्यापार में छूट मिले। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर वो खुद ही क्यों नहीं बैठ गए वहां पर? अगर वो किसी कठपुतली को बैठाएंगे, खुद बैठ जाएं, देखो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे एक तो कि इंडिया की जो जनता है, भारत की जो जनता है वो मुगलों को स्वीकार कर चुकी थी। एक तो ये है
क्योंकि वो एक स्थापित सत्ता थे। तो अचानक से अगर आप स्थापित सत्ता को हटाएंगे तो लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, ये एक कारण उसका रहा। और दूसरा ये है कि वो दूसरी यूरोपीय शक्तियों को इस तरीका से एक इंडिकेशन भी नहीं देना चाहते थे कि वहां पर इस तरीका से आप कर सकते हैं, तो दूसरे आपस में भी युद्ध होने प्रारंभ हो जाते हैं ना। ये भी एक रीजन, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मेन कारण मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उनका जो प्रतिफल है उनको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। आगे लिखेंगे आप, विशेषतः बंगाल के समृद्ध प्रांत में शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ता से स्थापित कर दिया गया था, सुदृढ़ता से स्थापित कर दिया गया था। और गंगा घाटी और दिल्ली के बीच का क्षेत्र दक्षिण भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय भाग ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए थे। ठीक है, इस समय तक लिखेंगे, इस समय तक अंग्रेजों ने एक सैन्य वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ऐसे लिखेंगे, सैन्य वर्चस्व। अंग्रेजों ने एक सैन्य वर्चस्व स्थापित कर लिया था, जिसने उन्हें आगामी 50 वर्षों में किसी भी महत्व के शेष सभी भारतीय राज्यों को या तो उन पर विजय प्राप्त करके या फिर उनके शासकों को स्वयं अधीनता स्वीकार करने हेतु बाध्य किया था। समझ गए आप? तो उन्होंने जो है अलग अलग तरीका की जो नीति अपनाई कि भाई ठीक है, प्यार से मान जाओगे तो बेहतर है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, राज्य में दखल देंगे, या फिर दूसरे जो राजा है उससे आपका युद्ध करा देंगे, या जनता को आपके प्रति भड़का देंगे। किसी भी तरीका से मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से उन पर शासन करना है, ये थी उनकी सीधी सीधी मंशा। ठीक है, हाँ। अब पॉइंट डालेंगे सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे सेकंड पॉइंट पे, ऐसे भी डाल सकते थे आप, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, फर्स्ट सेकंड इस तरीका से डाल सकते हैं। 1757 से 1857, यानी कि 1757 से 1857 के दौरान कंपनी ने ब्रिटिश सर्वोच्चता की प्राप्ति के लिए साम्राज्य विस्तार और सुदृढ़ता की दोहरी पद्धति अपनाई। और दोहरी पद्धति वो क्या थी? जैसे पहली थी युद्ध या फिर विजय द्वारा हड़प की नीति, यानी कि युद्ध करते थे, या तो वो युद्ध या विजय द्वारा हड़प नीति। ठीक है, और बी जो था उनका प्रशासनिक तंत्र और कूटनीतिक द्वारा। प्रशासनिक तंत्र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो उनके बीच में ही फूट डाल देते थे, है ना, कि राज्य के जो लोग या तो उनको, या फिर जो शासन प्रशासन में लोग थे उन्हीं को उनके विरुद्ध कर देते थे। ठीक है, हाँ, प्रशासनिक तंत्र एवं कूटनीति द्वारा हड़पने की नीति। समझ गए आप? इस तरीका से उन्होंने दो तरीका अपनाए ताकि वो अपने राज्य का क्या कर सके, विस्तार कर सके, अपने साम्राज्य का क्या कर सके, विस्तार कर सके। ये थे वो। ठीक है, हाँ। अब इसके द्वारा उन्होंने क्या किया था, अब मैं आपको बताऊं, इसमें उन्होंने क्या था, विलय प्रदेश। तो उनके द्वारा कौन कौन से प्रदेश विलय किए गए? तो आप लिखेंगे अंग्रेजों के द्वारा विलय प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से थे आप इस तरीका से लिख लेंगे, विजय के द्वारा, या विजय द्वारा विलय
प्रदेश। ठीक है, इस तरीक़ा से आप बना लेंगे और इस तरीक़ा से बना करके आप लिखेंगे। इस तरीक़ा से आप इसमें लिखेंगे। पहला कौन सा है? अफ़गान, यानी कि अफ़गानिस्तान। फिर आप लिखेंगे इसी तरीक़ा से नेपाल। फिर आप लिखेंगे तिब्बत। फिर आप लिखेंगे बंगाल। फिर आप लिखेंगे वर्मा, जिसे आज म्यांमार बोलते हैं। फिर आप लिखेंगे मैसूर। फिर आप लिखेंगे मराठा। फिर आप लिखेंगे सिंधु, सिंध प्रदेश। फिर आप लिखेंगे पंजाब। समझ गए आप? इस तरीका का जो है उन्होंने नीति अपनाई थी और इनको जो है उनके द्वारा विलय प्रदेश उनको बनाया गया था। समझ गए आप इस बात को? अब युद्ध या विजय द्वारा हड़प नीति, आप नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे। ठीक है, टॉपिक डालेंगे आप नेक्स्ट में, लिखेंगे युद्ध या विजय द्वारा हड़प नीति। विजय द्वारा हड़प नीति। ठीक है, और यहाँ पर आप एक एक हम देखेंगे कि जो भी स्टेट है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, उन्हें देखेंगे, उनके प्रभाव देखेंगे। ठीक है, तो इसके द्वारा ही इन्होंने अपने जो साम्राज्य है उसका विस्तार किया था। हम पहले देखेंगे बंगाल, देखेंगे यहाँ पे बंगाल। ठीक है, हाँ, अब इसमें आपको पता है प्लासी का युद्ध, मैं ऑलरेडी इसका थोड़ा थोड़ा सा आपको करा चुका हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ थोड़ा विस्तार से कराऊंगा। तो आप यहाँ पर ABC करके डाल सकते हैं, प्लासी का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, हाँ, बैटल ऑफ प्लासी। आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी किस प्रकार से हुआ, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नहीं पता है तो आप प्रीवियस लेक्चर जा करके देखें, क्योंकि बार बार वो रिपीटेशन होगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, लिखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण व्यावसायिक, हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में व्यापार से संबंधित अपने व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए यह किया, यानी कि युद्ध किया। क्योंकि क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत तक, क्योंकि लिखेंगे 17वीं शताब्दी के अंत तक, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं कि सिराजुद्दौला ने कहा था कि भाई आप यहाँ से खाली करो, ये कासिम बाजार वगैरह, इसे यहाँ से निकलो आप खाली करके अपने इसे, लेकिन वो नहीं गए। कारण क्या था उसका? कारण यही था कि क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंत तक आप बंगाल से उनका जो निर्यात है ना, वो कितना था आप बताइए? बंगाल से जो उनका जो निर्यात था ना प्रतिवर्ष, कितना था? 50,000 पाउंड। कितना था? 50,000 पाउंड। 50,000 पाउंड जो है उनका, इससे भी ज्यादा मैं कहता हूं, और अधिक था, और भी अधिक था। समझ गए? इसीलिए उन्होंने प्लासी जैसे युद्ध को अंजाम दिया, क्योंकि व्यापारिक हित जो थे, इनकी लाभ जो था वो ज्यादा था। समझ गए आप? इसी का दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आपने लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, उन्होंने कासिम बाजार, बालाशोर ऑलरेडी करा चुका हूं, ये हुगली, ढाका और पटना में फैक्ट्रियां स्थापित की थी। कहां कहां की थी? कासिम बाजार, ठीक है, बालासोर, हुगली और ढाका और पटना में अपनी कंपनियां, जो फैक्ट्रियां स्थापित की थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ब्लैक होल घटना। ब्लैक होल घटना में लिखा चुका हूं, आपको लिखा चुका हूं। ये तीसरा है ब्लैक होल घटना।
ये पूरा मैं आपको करा चुका हूं, तो ये मैं नहीं कराऊंगा, ये यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, आगे लिखेंगे चौथा पॉइंट। मद्रास काउंसिल के आदेश पर, मद्रास काउंसिल के आदेश पर, काउंसिल ऐसे लिखेंगे, मद्रास काउंसिल के आदेश पर कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए, कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए, कलकत्ता पर अधिकार करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से सुदृढ़ सेना के साथ बंगाल पहुंचा, सुदृढ़ सेना के साथ बंगाल पहुंचा। ठीक है, ये वहीं से कनेक्ट करना है जो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं, ब्लैक होल ट्रेजेडी पर ला करके मैंने अंत किया था उस लेक्चर का, अब वहां से ही ये शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, मद्रास काउंसिल के आदेश उसे मिलता है और वो कलकत्ता की ओर चलता है। रॉबर्ट क्लाइव, मैंने जैसा कि आपको बताया, रॉबर्ट क्लाइव को बार बार याद करेंगे, जब जब घटना यानी कि किसी भी विकट परिस्थिति में वो फंसेंगे तब तब वो रॉबर्ट क्लाइव को याद करेंगे। ठीक है, उधर की ओर वो बढ़ता है, सुदृढ़ नौसेना के साथ बंगाल पहुंचा, उसने बंगाल लिखेंगे, उसने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को, उसने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत किया और 2 जनवरी 1757, 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पांचवा पॉइंट लिखेंगे, नवाब के दरबार में, नवाब के दरबार में ठीक है, नवाब के दरबार में व्यापारी, महाजन, साहूकार, और प्रभावशाली जमींदारों जैसे कि मेहताब राय, स्वरूप चंद, ठीक है, स्वरूप चंद, जगत सेठ, राजा जानकी राम, और हाँ, और माणिकचंद, समझ गए आप। और माणिकचंद जो कि दरबार में खफा चल रहे थे, क्या चल रहे थे ये, खफा, यानी कि उनको कोई ना कोई शिकायत थी, उनसे जाकर के ये मिलता है और उनको क्या है, लालच देता है, और लालच देने के बाद में इनको मिला लेता है, एक गुट बना लेता है। ठीक है, एक गुट बना लेता है, लिखेंगे, यह गुट अपने दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित करने हेतु, यह गुट अपने दरबार में शक्ति संतुलन स्थापित करने हेतु प्रयासरत एक युवा नवाब द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा से भयभीत था। ठीक है, हाँ, स्वतंत्रता से भयभीत था। नेक्स्ट लिखेंगे 6 में, अनेक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कंपनी और निजी व्यापारियों के साथ, लिखेंगे, अनेक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कंपनी और निजी व्यापारियों के साथ साझेदारी में कार्य करते थे, यानी कि वो भी ऑलरेडी ब्रिटिश कंपनी के साथ में कहीं ना कहीं मिले हुए थे, यानी कि उनको लाभ मिल रहा था, इसलिए वो भी चाहते थे कि अंग्रेज इसे कैप्चर करें, साझेदारी में कार्य करते थे। भारतीय व्यापारिक समूह और यूरोपीय व्यापारियों के हित साझा थे, लिखेंगे, हाँ, भारतीय व्यापारी समूह और यूरोपीय व्यापारियों के साझा हित थे। भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कंपनी के ददनी व्यापारियों के रूप में कार्य करते थे। हाँ, भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कंपनी के ददनी व्यापारियों के रूप में कार्य करते थे
और उन्हें अग्रिम या ददनी के प्रतिफल के देश उन्हें अग्रिम या ददनी के प्रतिफल में देश के आंतरिक भागों से वस्त्र उपलब्ध कराते थे। ठीक है, यानी कि उन्हें लाभ दिया जाता था। ये एक ददनी व्यवस्था थी जिसमें उन्हें लाभ दिया जाता था, छूट दी जाती थी। ठीक है, हाँ, इसीलिए इनका अपना एक क्या था, एक साझा हित था। ये भी चाहते थे कि अंग्रेज इसे कैप्चर कर लें। समझ गए आप? तो एक कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात यहाँ पे भी आती है। नेक्स्ट लिखेंगे 7, नवाब और अंग्रेजों के मध्य नवाब और अंग्रेजों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य दस्तकों या व्यापारिक विशेषाधिकार, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस लेक्चर में, बस यहां पर लिखा रहा हूं। व्यापारिक विशेषाधिकारों के दुरुपयोग के साथ साथ विशेषाधिकार, वो जो मैंने आपको बताया था कि एक पत्र उनको फारूक शाह से जो मिला था फ्री ट्रेड के लिए, उसका दुरुपयोग वो कर रहे थे, यानी कि उसको बेच रहे थे जो प्राइवेट और व्यापारी थे, ताकि वो भी फ्री ट्रेड का जो है लाभ उठा सके, है ना। नवाब के मामलों में निरंतर हस्तक्षेप, यानी कि राजा जो आदेश दे रहा था सुल्तान, उसकी अवज्ञा करना भी एक शामिल था। निरंतर हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। 8वां लिखेंगे, सिराज के स्थान पर लिखेंगे, सिराज के स्थान पर उसके प्रधान सेनापति मीर जाफर को नवाब बनने हेतु षड्यंत्र किया गया। नवाब बनाने हेतु षड्यंत्र किया गया। उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ठीक है, आप जो है हमारा साथ दीजिए, हम ये जो सिराजुद्दौला है इसे हटा देंगे और आपको क्या है नवाब बना देंगे, शक्ति आपको दे देंगे। ठीक है, इस षड्यंत्र में सिराज का सेनापति मीर जाफर और दुर्लभ राय जगत सेठ कृष्णनगर का महाराजा कृष्णचंद, रानी भावनी ठीक है, ये सारे लोग जो थे सम्मिलित हुए और षड्यंत्र में दोनों पक्षों के मध्यस्थ अमीचंद ने की। यानी कि जो मध्यस्थता जो था, मेडिएटर जो था, वो कौन था? अमीचंद। इनको मिलाने, यानी कि अंग्रेजों को और ये जो लोग थे षड्यंत्रकारी जो थे, इनको मिलाने का जो कार्य किसने किया था? अमीचंद। समझ गया? अमीचंद ने। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे षड्यंत्र की सफलता के पश्चात जो पुरस्कार दिए जाने थे वो भी निश्चित थे। नेक्स्ट लिखेंगे सिराजुद्दौला। नेक्स्ट लिखेंगे सिराजुद्दौला दुविधाजनक स्थिति में बना रहा। दुविधाजनक स्थिति में यानी कि वो उन्हें अपना समझता रहा लोगों को, लेकिन वो जाकर के अंग्रेजों से मिल लिए थे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, है ना। हाँ, उसे षड्यंत्र की भनक भी नहीं थी। उसे षड्यंत्र की भनक भी नहीं थी, यानी कि उसे बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं था, परंतु वह दृढ़ कार्रवाई करने में असमर्थ था। यानी कि वो दृढ़, अगर उसे पता होता भी वो करता, लेकिन उसे करने में वो असमर्थ था, क्योंकि जो पूरा सिस्टम था, ठीक है, वो मिल चुका था आपस में। और इस प्रकार से आप देखेंगे 11वें पॉइंट में आप लिखेंगे 23 जून, मैं से वैसे बता चुका हूं, 1757 को प्लासी लिखेंगे, 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। और जो षड्यंत्र है, ठीक है, और जो षड्यंत्र की पृष्ठभूमि में युद्ध के पूर्व ही अंग्रेजों को विजय सुनिश्चित हो गई थी। अंग्रेजों की विजय सुनिश्चित हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
प्लासी का जो युद्ध हुआ था, जो 1757 में हुआ था, हाँ, प्लासी के युद्ध 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक वर्चस्व के आरंभिक चिन्ह दिखने लगे थे। 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था, जो उसमें उनकी विजय हुई थी, वो समझ चुके थे इंडियन मेंटेलिटी, यानी कि पैसे दीजिए सब कुछ बिकता है, वो वाली जो मेंटेलिटी है वो समझ चुके थे। और आप देखेंगे पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, जब मुगल कर लगाते थे तो हजारों में देते थे, यानी कि 3000 दे दीजिए, आप सूरत का ट्रेड कर लीजिए। लेकिन जब अंग्रेज कर लगाते थे, जब वो लगाते थे तो मिलियंस में लगाते थे, समझ गए, मिलियंस, बिलियन, मिलियंस में वो लगाते थे कर। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत है, क्योंकि मानसिकता को दिखा रहा है। ठीक है, इसके जो प्लासी का युद्ध है, इसके प्रभाव क्या है, इसके प्रभाव लिखेंगे, इसके प्रभाव क्या है, लिखेंगे पहला पॉइंट इसमें, इसके प्रभावों में, इस जीत के परिणाम स्वरूप मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। इस जीत के परिणाम स्वरूप मीर जाफर बंगाल का नवाब ठीक है, मैंने आपको बता दिया, नोट्स ऐसे ही बनाने हैं, पूरा लिखना नहीं है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा नहीं लिखना है, की टर्म में आपको लिखते हुए जाना है। ठीक है, बन गया। उसने अंग्रेजों को अत्यधिक मात्रा में धन दिया और 24 परगना की जमींदारी भी उनको दे दी। 24 परगना की जमींदारी भी, यानी कि धन प्लस 24 परगना की जो जमींदारी है, ठीक है, ये हो गया। लिखेंगे 1757 से पूर्व बंगाल में, 1757 से पूर्व, ठीक है, 1757 से पूर्व बंगाल में अंग्रेजी व्यापार मुख्य रूप से बहुमूल्य धातुओं के आयात द्वारा वित्त पोषित था। यानी कि वो जो ले जाते थे, है ना, वो जो ले जाते थे वो क्या था, बहुमूल्य धातुओं के आयात द्वारा पोषित था। इस वर्ष के पश्चात, यानी कि 1757 के पश्चात न केवल बुलियन, यानी कि स्वर्ण रजत, बुलियन मतलब क्या होता है, बुलियन, बोलिए, बुलियन, हाँ, बुलियन के मतलब होता है स्वर्ण रजत। ठीक है, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स के अंदर। का आयात बंद हो गया, का आयात बंद हो गया। ठीक है, अब वहां से जो ऐसा नहीं कि अब स्वर्ण रजत ये सब ला रहे हैं, अब नहीं लाते वो, अब तो उनको यहीं से उन्होंने उपार्जित करना प्रारंभ कर दिया। समझ गए आप, हाँ, बल्कि बंगाल से चीन और भारत, बल्कि बंगाल से ही, नेक्स्ट, बल्कि बंगाल से ही, हाँ, बंगाल से ही चीन और भारत के अन्य भागों में बुलियन का निर्यात किया गया। समझ गए आप, अभी जो ला रहे थे वो निर्यात करने लगे, यहां से चीन और भारत के अन्य भागों में बुलियन का निर्यात किया गया। बुलियन याद रखना, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है ये, जिसने अंग्रेजी कंपनी को अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध, प्रतिद्वंदी ऐसा लिखेंगे क्योंकि ये वर्ड जब आते हैं ना तो ऐसा यूज करना है आपको, है ना, ये वर्ड आपको कहते हैं ना, आपको हिंदी लिखने में परेशानी, तो ऐसे शब्द को आप कॉपी बना लीजिए जो लिखने में कठिन है, बस उनको आप लिखिए, जैसे बल्कि हो गया, जबकि हो गया, है ना, ये प्रतिद्वंदी हो गया, ऐसे बहुत सारे वर्ड आते हैं, रणनीतिक, है ना, आर्थिक, ऐसे कुछ वर्ड रहते हैं जहां मिस्टेक होने का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप बहुत ज्यादा हिंदी पढ़ते और लिखते नहीं है तो आप एक कॉपी बना लीजिए और उसको बांट लीजिए, उसका एक और तो ऐसा लिख लीजिए शब्द, इस तरीका से शब्द, और एक और लिख लीजिए अर्थ, समझे, ये इस तरीका से, और यहाँ पे एक शब्द लिख दिया और उसका अर्थ यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको पता रहे। ठीक है, और जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ें, यानी कि हिंदी मीडियम से आप हैं तो हिंदी का जरूर एक न्यूज़पेपर पढ़िए, कंटेंट के लिए नहीं बल्कि अपना इंटेंट बनाने के लिए, ताकि आपकी भाषा में शुद्धि आए और नए नए शब्द आपको मिलते रहें। ठीक है, ये तारतम्यता बनी रहनी चाहिए।
जब भी आप लिखें तो उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, इनका प्रयोग अवश्य करें। स्वर्ण, हाँ लिख लिया आपने। अपने प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध एक रणनीतिक बढ़त प्रदान की। नेक्स्ट लिखेंगे, अब तक हमने लिखा है ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, लिखेंगे इस घटना से कंपनी के, लिखेंगे इस घटना से कंपनी के शासन का प्रादुर्भाव, जैसे प्रादुर्भाव वर्ड आया ये लिखना है, ठीक है ना, इसको लिखना है इस तरीका से। प्रादुर्भाव ये ग्लॉसरी यानी कि ग्रॉसरी एक तरीका से जो हमारा जो शब्द है वो स्ट्रांग होता है इससे, है ना, वोकेबलरी। प्रादुर्भाव माना जाता है और इसी घटना से भारत में आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। इसी घटना के बाद में कहते हैं कि आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, ठीक है। किस तरीका से होता है ये, क्या प्रारंभिक युग की कोई शर्त होती है भी है या नहीं होती, ये विचारणीय विषय है। कुछ भी लिख देना कि आधुनिक युग यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, आधुनिक युग की कोई शर्त होती है क्या, होती है या नहीं, हाँ होती है। तो फिर क्या वो ये फुलफिल कर पाए अगर आप कह रहे हैं कि आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, नहीं। फिर भी क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, जो साम्यवादी इतिहासकार हैं उन्हें एक अलग ही टाइप की चुल है और वो इस चुल के उसमें जो है कुछ भी लिखते हैं। लिखेंगे प्लासी के युद्ध के पश्चात की स्थिति, लिखेंगे प्लासी युद्ध के पश्चात की स्थिति, ठीक है। हाँ क्या होता है, ये तो साथ दे दिया, मीर जाफर ने साथ दे दिया, स्थापित हो गए बंगाल में अंग्रेज, स्थापित हो गए, सब हो गया। जो षड्यंत्रकारी मिले थे उनको उनका हिस्सा, जैसे उन्होंने आपस में वायदे हुए थे वो हो गए। अब उसके बाद कहानी शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है अंग्रेजों की एक अपनी रणनीति थी। वो किसी को नवाब या उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस तरीका से, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ धन चाहते थे, ठीक है। और मीर जाफर को कितना धन उन्हें देगा, भाई राजकोष की एक सीमा होती है और वो सीमा के बाद तो आप भी नहीं दे सकते, लेकिन अंग्रेजों को चाहिए धन। और वो ऐसा नहीं थे 10,000 या 5,000 वाले नहीं थे जो मुगल या भारत के लोग लगाते ना, 10,000 5,000 नहीं, वो मिलियंस में लगाते थे। और उनको देते देते जो मीर जाफर जो है हार जाएगा, और किस तरीका से फिर मीर जाफर के प्रति भी वही षड्यंत्र कराएंगे, है ना, उसको भी हटा देंगे, फिर दूसरे को लाएंगे। और मैं ये नहीं समझता कि क्या हम अपनी इतिहास, इसीलिए तो भी मैंने बताया था इस तरीका से ही तो पढ़ना है इतिहास, कि उसे सीखना है। कहते ना इतिहास अपने आप को दोहराता है अगर आप नहीं सीखते। इतिहास से यही तो एक बात सीखने के लिए मिलती है कि आप सीखिए कि क्या गलती की पहले वाले लोगों ने कि जो हम नहीं करें, लेकिन इन्होंने नहीं सीखी, तो फिर इतिहास क्या करेगा, अपने आप को फिर दोहराएगा। तो वही होता है। अब आप लिखेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट, यहाँ पे लिखेंगे आप मीर जाफर नवाब बन गया, मीर जाफर नवाब बन गया, लिखेंगे। परंतु रिक्त राजकोष के कारण अंग्रेजों को धन देने में कठिनाई रही। और मैंने आपको बताया क्योंकि धन उसने दिया था, ऐसा नहीं है उसमें धन नहीं था, धन था, लेकिन आप देते रहेंगे। और वो मैंने जैसे बताया कि हजारों में नहीं मांगते थे, वो मिलियंस में मांगते थे। छोटी मोटी डिमांड नहीं थी कि 10,000 या 5,000, नहीं। उससे राजकोष खाली हो गया। और फिर उनकी बहुत ज्यादा ईफ और बट भी थी, आप कहाँ, और खुद वो मुक्त व्यापार भी कर रहे थे, तो राजकोष कहां से भरेंगे, ठीक है। लिखेंगे दूसरा पॉइंट, क्लाइव के हस्तक्षेप से मीर जाफर अत्यधिक तंग हो चुका था। और जो अभी हस्तक्षेप मैंने आपको बताया है, इफ बट, तंग हो चुका था। चिंसुरा में उसने डचों के साथ मिलकर चिंसुरा चिंसुरा में डचों के साथ, ठीक है, डचों के साथ वो मिल जाता है। लिखें आप इसे, डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया। परंतु नवंबर 1759 में, लिखेंगे नवंबर
1759 में बेदरा में अंग्रेजी सेना, बेदरा युद्ध के नाम याद रखना है इनकी सन, ठीक है, किस किस के बीच हुआ, क्योंकि ये मैच करने के लिए आ सकता है। बेदरा में अंग्रेजी सेनाओं द्वारा डचों को पराजित किया गया, अंग्रेजी सेनाओं द्वारा डचों को पराजित किया गया। मीर जाफर को कंपनी, हाँ, पराजित किया गया और अपने नियंत्रण में ले लिया गया। मीर जाफर को कंपनी ने नवाब के पद से हटा दिया, क्योंकि तो टेटुलर था, नाम मात्र का, ठीक है। और मीर कासिम को सत्तारूढ़ किया। किसको बना दिया? देखो, मीर जाफर, इसका दामाद था ये मीर कासिम, ठीक है, इसको हटा करके मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम। समझ रहे हैं आप ये वाली बात? मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को सत्तारूढ़ कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मीर कासिम अलीवर्दी खान, लिखेंगे मीर कासिम किससे? अलीवर्दी खान। बंगाल के नवाब के उत्तराधिकारी में से सर्वाधिक योग्य नवाब था मीर कासिम। अलीवर्दी खान जो थे, उनके बंगाल के नवाब के उत्तराधिकारियों में से सबसे ज्यादा ये सुयोग्य था, यानी योग्य व्यक्ति था। सत्ता ग्रहण करने के पश्चात मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित किया। कहां से कहां ले गया बोलना, और कौन ले गया, ये फैक्ट याद करने का, ठीक है। जब आंसर लिखेंगे वो तो अलग तरीका से लिखेंगे ही, यानी कि मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर, कि मुंगेर स्थानांतरित, ये वैसे वर्ड आते हैं ना, इनको याद रखना है ना। स्थानांतरित, ठीक है, स्थानांतरित किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने में असमर्थ, अंग्रेजों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को रोकने में असमर्थ नए नवाब ने आंतरिक शुल्कों को पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी कि अब कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, ताकि भारतीय व्यापारियों को भी अधिकार प्राप्त हो सके। यानी कि अब उन्होंने कहा कि ठीक है, शुल्क ही खत्म करो, क्योंकि हम इसे लागू तो तब भी नहीं कर पा रहे, इससे कम से कम जो भारत के जो व्यापारी हैं उनको तो कुछ लाभ मिलेगा, बस यही वजह थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नवाब और कंपनी में पारागमन, नवाब और कंपनी में पारागमन, शुल्क समाप्ति पर, पारागमन मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते थे तो उस बीच में जो डिस्टेंस है वहां सुरक्षा प्राप्त कराने के लिए ही ये शुल्क लिया जाता था, जिसे बोलते थे राहदारी शुल्क या पारागमन शुल्क, ठीक है। पारागमन ऐसे लिखेंगे, ठीक है, हाँ लिखेंगे पारागमन शुल्क, पारागमन शुल्क को समाप्त कर दिया। और 1763 में अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य युद्ध हुआ। फिर इसको लेकर के बाद में 1763 में अंग्रेजों व मीर कासिम युद्ध, समझ गए आप? हाँ, ठीक है, बीच युद्ध हुआ। अब मीर कासिम अवध भाग गया। जब इनका युद्ध हुआ तो उसने क्या करा, वो कहां भाग गया? अवध भाग गया, अवध। अब याद आ रहा है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। मीर कासिम अवध भाग गया लिखेंगे। और बंगाल को अंग्रेजों से पुनः प्राप्त करने हेतु सुजाउद्दौला, याद आ गया, मैंने कहा था सिराजुद्दौला से सुजाउद्दौला को कंफ्यूज मत करना। तो नवाब है अवध का सुजाउद्दौला,
शुजाउद्दौला, ठीक है। शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट, क्योंकि मुगल सम्राट भी कहाँ पहुंच गए हैं, अपने जो दरबारी हैं मुगल सम्राट जो थे, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, यानी कि उनके भी क्या थे, जो दरबार में उनको मारने के लिए, उनको ऐसा पता चला था कि उन्हें मारने के लिए एक षड्यंत्र चल रहा है, रचा जा रहा है, उससे वो डर करके कहाँ पहुंच गए थे, अवध पहुंच गए थे, ठीक है, वो भी वहां पर थे। तो मुगल सम्राट और जो कहा था शाह आलम द्वितीय है ना, शाह आलम द्वितीय के साथ संघर्ष का एक गठन करते हैं, यानी कि वो तीनों मिल जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है अब हम करते हैं कहाँ, अंग्रेजों को घेरेंगे और बंगाल को क्या कराएंगे, आजाद कराएंगे। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप, यानी कि कुछ ऐसा हो गया कि तीनों पिटे। पहले तो तीनों के अलग अलग क्या थे, लाभ अलग अलग से क्या है, उनके मोह थे, यानी कि लालच, और जब तीनों को उन्होंने मार लगाई तो तीनों एक हो गए। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि अंग्रेजों की रणनीति थी कि पहले उनको क्या करना है, कमजोर करना है। जब वो कमजोर हो जाएंगे तो हम उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। अगर वो तीनों मजबूत है तब इनसे लड़ते तो क्या कभी जीत पाते, कभी नहीं जीत पाते, मुगलों से ही नहीं जीत पाते। तो पहले उनको कमजोर करना है, और कमजोर करने का क्या है, फूट डालो और शासन करो। फूट कैसे डालना है, राज्य के अधिकारी को और राजा के बीच में एक मेडिटेटर लगा देना कि ठीक है भाई इनको क्या देना, लालच दीजिए। अगर वो भी नहीं आते तो फिर जो जनता है उनको खड़ा कर दीजिए राजा के विरुद्ध, किसी न किसी तरीका से, यानी कि डिप्लोमेटिक या फिर डायरेक्ट हस्तक्षेप से उनको क्या करना है, उनको तहस नहस करना है। ये है उनका सारा मकसद। ओके, आगे लिखेंगे अब, तीनों के नाम याद रखना है, ठीक है। लिखेंगे 22 अक्टूबर 1764 को क्या होता है, बोलिए, बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध होता है, समझ गए आप। और क्या होता है, इसका कौन लीड कर रहे थे अंग्रेजों की साइड से, मेजर हेक्टर मुनरो। मेजर हेक्टर मुनरो, याद रखना, इसे नाम पूछता है जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें भी। अब तो आपको पता है यूपीएससी में भी वो ट्रेंड निकलने लगा दोबारा से कि पूछने लगे इसे, है ना। मेजर हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो, ठीक है, इसको लीड कर रहे थे। अंग्रेजी सेना ने मीर कासिम, अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इनकी संयुक्त सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब आप बताइए मुझे, जब वो पराजित कर देंगे तो क्या करेंगे, फिर एक संधि होगी, और उस संधि में क्या होगा, फिर आपको पता है उस संधि में होगा कि ये अपनी शर्त थोप देंगे इनके ऊपर। समझ गए आप। यानी कि ये अपनी एक शर्त थोप देंगे अब इनके ऊपर कि आप हमें ये सब कुछ दीजिए, ठीक है। और क्या मांगेंगे उसमें, क्या मांगेंगे, इलाहाबाद को मांग लेंगे ये, ठीक है। इसी तरीका से और भी बहुत सारी अलग अलग नवाब पर अलग तरीका की शर्त लगाएंगे, अवध का जो नवाब है उस पर अलग तरीका की लगाएंगे, और मुगल सम्राट पर अलग तरीका की शर्त लगाएंगे। और ये लिखेंगे, एक पॉइंट और लिख लेंगे, इस युद्ध का महत्व इस तथ्य में निहित है, इस युद्ध का महत्व इस तथ्य में निहित है कि अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब को ही नहीं बल्कि भारत के मुगल सम्राट को भी पराजित किया था। समझ गए आप। यानी कि ये एक कैसी हार थी जहां केंद्रीय शक्ति को भी हरा दिया गया था। केंद्रीय शक्ति कौन थे, मुगल। अब बेशक कमजोर हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं तो मन में होता है ना कि जिंदा हाथी लाख कर मरा सवा लाख का, वो वाली बात कि अगर कुछ सांस भी चल रही है शेर की तो आप दूर रहते हैं उससे, कहीं ऐसा ना हो काट ले। सांप अगर मरा भी हुआ है तो आप उससे दूर रहते हैं, एक भय होता है ना, बस यही है। तो वो जो मानसिक जीत है वो इनकी हो गई कि यार अब हमने मुगलों को भी कर दिया समाप्त, खत्म है। हाँ, इसके प्रभाव क्या आते हैं, इस जो बक्सर युद्ध है इसके क्या प्रभाव आते हैं, लिखेंगे बक्सर क्या प्रभाव आते हैं। लिखेंगे पहला, बंगाल, लिखेंगे ब्रिटिश सर्वोच्चता का प्रदर्शन। ब्रिटिश सर्वोच्चता का प्रदर्शन हुआ, ब्रिटिश सर्वोच्चता का प्रदर्शन हुआ, जहां बंगाल की विजय कूटनीतिक मामलों में अंग्रेजों की रणनीतिक सर्वोच्चता थी। जहां बंगाल की विजय की थी ना प्लासी में, हाँ,
ये तो कूटनीति मानी जाती है ना, धोखा जो होता है उसे नीति कहते हैं, कूटनीति, ठीक है। वो कूटनीतिक विजय थी, कूटनीतिक विजय थी, और उसकी सर्वोच्चता उन्होंने स्थापित की थी कि हम कूटनीति से कर सकते हैं। लेकिन बक्सर की विजय ने भारतीय शक्तियों पर ब्रिटिश श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। समझ रहे ना आप? देखो, एक कहावत आपने सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि आप अगर मन से हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं, अगर आप मन से हार जाते हैं तो आप हार जाते हैं। इसी से क्या पता चलता है कि अब यहां पर उन्होंने ये, उनको एक संदेश गया, अंग्रेजों को एक संदेश गया कि हमने मुगलों को भी हरा दिया, हमने मुगलों को हरा दिया। और ये जो संदेश है, अब ये क्या कार्य करेगा? अगर आपने वो तो सुना होगा, आपने ये तो सुना होगा कि एक वैज्ञानिक हुए हैं। एक वैज्ञानिक ऐसे हुए कि एक बार उनकी माताजी को स्कूल में बुलाया गया, और वो स्कूल में बुला करके उनसे कहा गया कि आपका जो बच्चा है वो क्या है, शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके अंदर IQ कम है, वो पढ़ाई के लिए फिट नहीं है, आप इसे ले जाइए और इसको यूं ही रहने दीजिए। उनकी माताजी उन्हें घर लेकर के आ गई। आपने एडिसन के विषय में, हाँ एडिसन के विषय में है ये। उनकी माताजी घर लेकर के आ गई और उन्होंने उनसे पूछा, उस बच्चे ने पूछा कि माताजी आपसे क्या बोला उन्होंने? तो उनकी माताजी ने कहा कि बेटा, मुझसे उन्होंने ये बोला कि आपका जो बच्चा है ना वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो तो हमारे बस की नहीं है उसे पढ़ाना, है ना, तो उसके लिए तो आप कोई बहुत महान टीचर की खोज कीजिए। ये उनकी माता ने उन्हें बताया। अब ये संदेश उसके माइंड को जाता है कि तू क्या है, तू तो बहुत महान है, तेरा तो IQ, मतलब टीचर भी तो हार गए, इतने इतने बड़े लोग कहने लगे कि भाई, ऐसा उसका संदेश गया, माइंड को संदेश गया। जब वो बड़ा हो जाता है और वैज्ञानिक बन जाता है, तब वो अपनी माँ से पूछता, जो उसकी माता है जब उसको बताती है कि वो असलियत में बताया क्या था उन्होंने जो टीचर्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आपका बच्चा की IQ बहुत कम है, वो पढ़ नहीं सकता, वो डिसेबल्ड है। लेकिन जो संदेश उसके ब्रेन को दिया था क्या, कि तेरे जो पढ़ाने के लिए टीचर्स के पास योग्यता नहीं है, सिर्फ वही है। आपके माइंड को संकेत गया, अंग्रेजों को एक क्या है, आत्मबल मिला कि हमने तो क्या कर दिया, मुगलों को हरा दिया। अब हमारे समक्ष कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे हम नहीं हरा सकते। और यही जो सर्वोच्चता है, मैंने आपको बताया कि पहले जो कूटनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की थी बंगाल की विजय में, और दूसरी जो सर्वोच्चता जो थी, जिसे हम कहते हैं कि जो एक तरीका से ब्रिटिश सर्वोच्चता, जैसा क्या क्या बोलेंगे इसे, ब्रिटिश सर्वोच्चता। ठीक है, ये किसने की थी? बक्सर के युद्ध ने। आप समझ रहे हैं ना? आता है, अगर मेंस में प्रश्न आता है कि बंगाल की विजय तो एकमात्र रणनीतिक विजय थी, जबकि असली विजय तो अंग्रेजों की बक्सर का युद्ध था, स्पष्ट कीजिए या टिप्पणी कीजिए। तो आप ये समझ चुके हैं कि आपको क्या चीज मेंशन करनी है, कौन कौन से फैक्ट आपको मेंशन करने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखेंगे इसी प्रश्न में, दूसरा पॉइंट डाल करके आप लिखेंगे बक्सर की विजय ने लिखेंगे आप, अंग्रेजों की सीमा को इलाहाबाद तक बढ़ा दिया। जो इलाहाबाद है, मैंने बताया था कि शाह आलम द्वितीय से संधि की थी कि अब इलाहाबाद जो है वो अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था, इलाहाबाद की संधि, मैं अभी बताऊंगा इसे। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता और संगठन की उच्चता सिद्ध हो गई थी। समझ गए? यानी कि अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता और संगठन की उच्चता सिद्ध हो गई थी। चौथा, बंगाल पर कंपनी का शासन लागू हो गया, क्योंकि ऑलरेडी ये भी हार चुका है, मीर कासिम भी पूरी तरह से पराजित हुआ। ठीक है। पांचवा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों पर आश्रित हो गया, एक पेंशन उसको दे करके भेज दिया यहाँ से। बताते हैं कि बाद में वो कहीं नेपाल वगैरह चला गया और वहां पर जाकर के उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। हाँ, मुगल सम्राट शाह आलम अंग्रेजों पर आश्रित हो गया, उसको पेंशन बांध दी थी इन्होंने। ठीक है। छठा लिखेंगे, मीर कासिम के बाद 1763 से 1765 तक
मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। नेक्स्ट, 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद निजामुद्दौला नवाब बना। 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। अब सब ये टेटुलर है। अब वो जो पहले फड़फड़ा रहा था ना, वो भी नहीं करेगा अभी। अब इन्हें पता चल गई उद्देश्य क्या था, तुम्हारी औकात क्या है, समझ गए। हाँ, अब वो जो कहते जा रहे हैं वो करते जाएंगे, है ना। हाँ, कौन बना है मृत्यु के बाद? निजामुद्दौला। कौन? नजीमुद्दौला। नजीमुद्दौला। आगे लिखेंगे इलाहाबाद की संधि, और क्या हुई थी यहाँ पे? इलाहाबाद की संधि लिखेंगे 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में इस संधि द्वारा शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार प्लस उड़ीसा दीवानी, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार जो होता है उसे बोलते हैं दीवानी, है ना। हाँ, दीवानी। दीवानी का मतलब क्या होता है? कैसे अधिकार? यानी कि राजस्व संग्रहण करने का अधिकार। करने का अधिकार, समझ गए आप? ये तो ये उसको दे प्रदान किए गए कंपनी को। अब आप कहेंगे कि सर ये शाह आलम द्वितीय क्यों, अगर वो इतना ही शक्तिशाली था तो ये क्यों मांग रहे हैं, पहले ही हड़प लेते वो। नहीं, एक स्वीकृति चाहिए। एक स्वीकृति क्या चाहिए कि देखो ये है भारत के नवाब, ठीक है, ये भारत के राजा हैं और इन्होंने कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, ताकि जो जनता है, आम जनमानस है, उसके चेतना में और आने वाले टाइम में ये गलत ना संदेश जाए। समझ गए? इसे कहते हैं माइंड। समझ गए? इसे कहते हैं माइंड। उन्होंने उस टाइम पे सोचा कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं, बल्कि युद्ध में जीते, और युद्ध एंड लव में सब क्या होता है? जायज होता है, वो है ना। हाँ, उस पर जीत है, उनकी जीत का प्रतिफल है ये। समझ गए? तो दीवानी अधिकार प्रदान किए गए। और आप जानते हैं अगर दीवानी अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाएंगे तो जो भी समृद्ध, जो भी बहुमूल्य संसाधन है बंगाल के, उन पर अंग्रेजों का क्या है? पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा। यानी कि जो बंगाल के जो संसाधन है, बहुमूल्य संसाधन है, संसाधन जो है पर अंग्रेजों का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। आगे लिखेंगे, ये सब पहला पॉइंट हो गया, दूसरा भी लिखेंगे। इसके पश्चात 1772 तक मुर्शिदाबाद के दरबार में, 1772 तक मुर्शिदाबाद के दरबार में, मुर्शिदाबाद ऐसे लिखेंगे, मुर्शिदाबाद के दरबार में नियुक्त ब्रिटिश रेजिमेंट, नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट, रेजिडेंट लिखेंगे, रेजिडेंट धीरे धीरे प्रांतों में वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण का स्रोत बन गए। रेजिडेंट धीरे धीरे प्रांतों में वास्तविक प्रशासनिक ऐसे लिखेंगे। जो बोल रहे थे ना कि हिंदी लिखने में परेशानी होती है, तो ऐसे शब्दों को अपनी एक लिस्ट में जरूर नोट करते हुए चले। जैसे प्रशासनिक यहाँ पे आया है ना, ऐसे शब्द रेजिडेंट आया है, तो ये गलती ना हो, है ना। रेजिडेंट धीरे धीरे वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण का स्रोत बन गए और सर्वप्रथम बंगाल में अप्रत्यक्ष शासन की प्रणाली को कंपनी की राजनीतिक शासन की नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया। याद रखना, यानी कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक शासन की नीति को कौन से राज्य में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था? तो वो था बंगाल। ठीक है, देखेंगे सर्वप्रथम बंगाल में अप्रत्यक्ष शासन की प्रणाली को कंपनी की राजनीतिक शासन
शासन की नीति के रूप में प्रस्तुत किया गया। तीसरा लिखेंगे, संधि के अनुसार शुजाउद्दौला को, किसको, शुजाउद्दौला, तीनों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, जब तीनों हारे हैं तो शुजाउद्दौला को 50 लाख रुपए, हजारों में नहीं 50 लाख, याद रखना कितना, 50 लाख। और ये कितना लगाते हैं, 10,000, 3,000, समझ गए। 50 लाख रुपए की क्यों लगाए, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए। क्यों लगाए, युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए, ठीक है, क्षतिपूर्ति के लिए। नवाब और कंपनी को एक दूसरे के क्षेत्र की रक्षा करेंगे, ये भी उन पर लगाया गया कि देखो कंपनी तो क्या रक्षा करेगी, लेकिन क्या है उसमें, नवाब और कंपनी एक दूसरे के क्षेत्रों की रक्षा करेंगे, समझ गया। हाँ, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट नवाब के दरबार में नियुक्त किया गया, यानी कि रेजिडेंट क्या है, वो नजर रखेगा उस पर, समझ गए। क्या वो कोई ऐसा तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा हो फिर दोबारा से कंपनी के प्रति, उसे देखेगा वो, समझ गए। हाँ, रेजिडेंट नियुक्त किया गया। और कंपनी को अवध में शुल्क मुक्त व्यापार विशेष अधिकार भी प्राप्त हुआ। देखो कितनी सारी चीज ले लें, 50 लाख पाउंड भी ले लिया उन्होंने, 50 लाख रुपए भी ले लिया, एक रेजिडेंट भी नियुक्त कर दिया ताकि आगे युद्ध के लिए वो बचे ही ना, और वो षड्यंत्र करेगा अंदर जाकर। रेजिडेंट कार्य क्या है, नजर भी रखेगा और साथ ही साथ क्या करेगा, षड्यंत्र भी करेगा। हाँ, कमजोर बना देगा उसे, और साथ ही साथ में एक दूसरे के क्षेत्रों की रक्षा करेंगे। ये तो क्या रक्षा करेंगे अंग्रेज, तो उन्हीं से कराएंगे, ठीक है। और मुक्त व्यापार भी उन्होंने ले लिया, मुक्त व्यापार का विशेषाधिकार, ऐसे शब्द लिख लेना, विशेषाधिकार। जब ये लिखे जाते हैं तो पेपर में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप इन्हें लिखते हुए चलेंगे। विशेषाधिकार प्राप्त एक ऐसा प्रावधान था जिसने बाद के वर्षों में तनाव उत्पन्न किया और अवध के अधिग्रहण को आधार तैयार कर दिया, समझ गया आप। ये सारे प्रावधान क्या थे, मैंने जैसे बताया, रेजिडेंट को अब रखोगे तो क्या करेंगे, वो अवध का तो विलय करना तय कर दिया उन्होंने, कमजोर करते जाएंगे, जब कमजोर हो जाएगा तो उसका विलय कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, लिखते हैं बंगाल में द्वैध सरकार। इसके बाद में क्या हो गया, बंगाल में द्वैध सरकार, यानी कि ड्वेल, हिंदी इंग्लिश में समझेंगे, ड्वेल गवर्नमेंट इन द बंगाल 1765 से 72, ठीक है, देखेंगे आप। ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई, ये तो मैंने आपको बता दिया है। और शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताया, शॉर्ट नोट्स ही बना करके चलें। जैसे मैंने बोला, ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई, तो लिखेंगे यहां बक्सर बाद, ठीक है। और यहां लिखेंगे क्या, कंपनी वास्तविक या स्वामी, ठीक है, इस तरीका से, समझ गए आप। इस तरीका से आपको लिख करके चलना है। वास्तविक स्वामी बन गई। शासन की दोहरी संरचना, यानी कि दो तरीका की, कंपनी और नवाब, दो हो गए, यानी कि कंपनी हो गया, द्वैत का मतलब है कंपनी, और इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी राइट्स हैं वो कंपनी के पास आ जाएंगे सॉरी, कंपनी के पास राइट्स आ जाएंगे, और जितनी भी जिम्मेदारी, दायित्व जो हैं वो किसके पास आ जाएंगे, यहाँ, और अधिकार यहाँ आ जाएंगे। ये है, और कुछ नहीं है। द्वैत शासन में जिम्मेवारी नवाब के पास रहेंगी, दायित्व जो है वो नवाब के पास रहेंगे, और अधिकार सारे कंपनी के पास। तो इसका मतलब क्या है, अधिकार जब कंपनी के पास है वो तो देंगी नहीं कुछ भी, तो जो जनता है वो भी विद्रोह करेगी फिर किसके प्रति, भाई वो तो कहेगी भाई हम तो कुछ नहीं है, और है असली में वही कंपनी ही सब कुछ है, लेकिन सब कुछ दिखाने के लिए कौन है, राजा, और असली मालिक कौन है,
कंपनी, और कंपनी के प्रति तो कोई विद्रोह करेगा नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट है नहीं इन्वॉल्व। ये कारण है, द्वैत शासन का असली मकसद ये है। समझ गए आप? देखेंगे, लिखेंगे आप, दोहरी संरचना, दो सत्ताओं का शासन बना। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। पूछ सकते हैं द्वैत शासन के प्रणेता बंगाल में कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। इसके तहत कंपनी को दीवानी, समझ गए, दीवानी मतलब वो संग्रह, कर संग्रह कर सकते हैं, राजस्व का संग्रह वो करेंगे। और निजामत, यानी कि निजामत मतलब शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि नवाब, यहाँ पर कंपनी के पास अधिकार आ गए। कौन से अधिकार आ गए? एक तो दीवानी आ गया, और दूसरा क्या आ गया? दूसरा क्या आ गया? निजामत आ गया, निजामत। ये शब्द याद रखना, निजामत, ठीक है। दीवानी का तो मैंने बता दिया, राजस्व संग्रह था। और निजामत का मतलब क्या है? यहाँ पे निजामत का मतलब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि शांति व्यवस्था। प्रशासन, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। कंपनी ने, लिखेंगे तीसरा पॉइंट, कंपनी ने दीवानी और निजाम के अधिकार प्राप्त करने के बावजूद उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं किए। जैसे मैंने आपको बताया, उत्तरदायित्व किसे जाएंगे? उत्तरदायित्व जाएंगे राजा के पास, जैसे नवाब के पास, ठीक है। क्लाइव ने दीवानी के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए दो नायब दीवान नियुक्त किए, और निजामत अर्थात शांति व्यवस्था बनाने के लिए कार्य निजाम के पास दिया। निजामत को निजाम के पास दे दिया, ठीक है। निजामत जो है निजाम को दे दिया। बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था। ये जो, हाँ, ये वाला जो है ना दीवानी, ये तो इसी के पास है, लेकिन निजामत जो है इसके पास है, कि नवाब के पास है ना। हाँ, ये जो इसमें आप देखेंगे, इसे यहाँ से मिस्टेक से हो गया, ठीक है। ये इसके पास है, मतलब पैसा ये उगाएंगे, और जो शांति व्यवस्था इसे बनाकर रखनी पड़ेगी। समझ गए आप? समझ गए आप? यानी कि इसका मतलब ये है कि आप हिंसा किसी के साथ करते हैं, माने दो बच्चे खड़े हैं, आपने किसी का एक थप्पड़ रसीद कर दिया, और अपने दोस्त को जिम्मेवारी दे दी कि अब रोकेगा तू इसे। समझ गए? पिटने के लिए ये है, थप्पड़ मार के आपने कर लिया, ये करा है इसने। यानी कि जो निजामत है वो राजा को दे दिया है, नवाब को, और दीवानी यानी कि राजस्व जो है वो खुद ने ही ले लिया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, लिखेंगे आप, हाँ, क्लाइव ने दीवान के उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिए, ये बता दिया मैंने अभी, हाँ, लिखेंगे, अतः कंपनी ने एक नायब निजाम नियुक्त किया। अधिकार और दायित्वों का पृथक्करण द्वैत शासन की सबसे प्रमुख कमजोरी थी। दायित्वों और, हाँ, अधिकार और दायित्वों का पृथक्करण, पृथक्करण ऐसे लिखेंगे, पृथक्करण, और द्वैध ऐसे, या द्वैत शासन प्रणाली की जो सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उन दोनों को अलग अलग कर देना, है ना। हाँ, मिनिस्टर और विदाउट पोर्टफोलियो, हाँ, यही होगा ना। मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन कोई पोर्टफोलियो दिया ही ना उसे, कोई मंत्रालय दिया ही नहीं, तो कैसा मिनिस्टर है? बस काम नाम का ही है, ये होगा ना। हाँ, अधिकार और दायित्वों का पृथक्करण इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। द्वैत शासन व्यवस्था में, लिखेंगे, द्वैत शासन व्यवस्था में शॉर्ट नोट्स बनाने, मैं जैसा बोल रहा हूं सुनते जाना है, लेकिन नोट्स कैसे बनाने हैं? शॉर्ट्स बनाने, शॉर्ट एकदम, जैसा कि मैं साथ में बता के भी चल रहा हूं, है ना। हाँ, द्वैत शासन व्यवस्था में नवाब नाम मात्र का शासक रह गया, है ना। और यही आपको लिखना होता, द्वैत शासन व्यवस्था में नाम मात्र का शासक रहेगा। शॉर्ट में इसे कैसे लिखोगे? द्वैत शासन, नवाब, नाम मात्र, बस 3-4 शब्द लिखना है, खत्म, ठीक है। इस व्यवस्था में भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार चौपट हो गया, चौपट हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेट है मैसूर। आ गए, उसी चार्ट पर आप पहुंच जाएंगे, चार्ट पर आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखो, जो शुरू में मैंने आपको बनवाया था, यहाँ पे, ठीक है। अब आ गए हैं मैसूर पर, यहाँ पर आप देखेंगे इसे, मैसूर पर हम आ गए हैं। बंगाल हमने कर लिया है, इसी तरीका से हम करते हुए चलेंगे। मैसूर पहले पर हमने बंगाल कर लिया है, सेकंड पर हम देखेंगे मैसूर को, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। और जो भी महत्वपूर्ण है हम वही कराएंगे, और आने वाले शायद 2-3 लेक्चर्स के अंदर मैं इसे ख़त्म कर दूंगा पूरा, है ना। 3 से 4 इसमें मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरी यूनिट के अंदर 6-7 लेक्चर आएंगे,
और इसमें हम कंप्लीट कर देंगे, इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही साथ में मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी का भी लेक्चर हम लेकर के आए, पॉलिटी भी साथ ही चलाएंगे इसके, ठीक है। हाँ, तो आप वीडियोस को शेयर करें, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछें या बताएं कि भाई सर और इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जो भी आपको ज़रूरत है वो आप मुझे बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आप अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।